इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी 100 से भी ज़्यादा बार, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं। ऐसा क्यों? और क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 356 को एक डेड लेटर कहा था? आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी के पीछे की पूरी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सोर्सेस। सबसे पहला है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने इमरजेंसी के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लिया था। इसका मतलब है कि कैसे जो है इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे जो स्टेट्स है, स्टेट से कंट्रोल जो है हमारा सेंटर के पास आ जाएगा, कैसे जो है सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी, सारी चीज़ें। उसके बाद हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि कैसे जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जिनको जो है, ऐसे कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आप इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 3 टाइप्स की इमरजेंसी। आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, इसमें +4 करेंगे आ जाएगा हमारा आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, इसमें +4 करेंगे तो आ जाएगा आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो आर्टिकल 352 है इसको अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 और 71 में और 1975 में। 1962 और 71 में इसको लगाया गया था वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे। नेशनल इमरजेंसी को 3 ग्राउंड्स पे लगाया जाता है, वॉर के बेसिस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे और आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे। तो ये जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है इसके बेसिस पे जो है हमारी ये दोनों इमरजेंसीज लगी थी। 1962 में हमारा इंडो चाइना वॉर चल रहा था और 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और फिर 1975 में जो है इंदिरा गांधी जी ने हमारी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो है इमरजेंसी लगाई थी। उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगी। उसके बाद हम इस आर्टिकल 352 को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्या चक्कर है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो 1975 में जो है इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये हमारे प्रेसिडेंट थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो उन लोगों ने जो है, मतलब उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी थे ना, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खतरे में थी। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा खतरे में थी, क्योंकि जो है ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है स्टेट की मशीनरी का यूज़ किया था। तो उनके ऊपर जो है एक कोर्ट केस चल रहा था जिसका रिजल्ट आ गया था, जिसके बाद मतलब ये डिसाइडेड था कि उनको जो है अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ सकती है। तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खतरे में थी। तो रातों रात जो है जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने फ़खरुद्दीन अहमद अली के साथ मिलकर जो है उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बारे में हमारे कैबिनेट तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कॉमन मैन तो छोड़ो, कैबिनेट तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस इस टाइम पे चल रही थी। जैसे जो हमारे JP नारायण थे, वो जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, वो आ चुके थे। वो जो है हमारा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होता है उसके बाहर जो मार्च निकालने वाले थे। तो बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल जो है चल रही थी। तो जिसके चलते इंदिरा गांधी ने जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का यूज़ करते हुए जो है उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। दिक्कत यहाँ पे आती है कि ये जो वर्ड है ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, ऐसा कुछ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो आपके मान लीजिए आपके घर में कुछ अथल पुथल हो रही है और आप बोल दीजिए इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, तो वो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो जो सिचुएशन थी ना उस टाइम पे हमारे देश में, उसको हैंडल किया जा सकता था, बट इतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी कि इमरजेंसी लगानी पड़े। तो ये जो है कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स इसके आ जाते हैं। तो इसी कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए जो हमारी 1978 में 44th अमेंडमेंट आई थी, इसने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। उसी टाइम पे एक चेंज ये था कि उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके जो है आर्म्ड रेबिलियन कर दिया था। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 3 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है कि ये जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है, इन दोनों के ग्राउंड्स पे अगर इमरजेंसी को लगाया गया है तो हमारा आर्टिकल 19 जो है इसमें ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे लगाया गया है तो हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। अगर इन दोनों बेसिस पे है तो सस्पेंड हो जाएगा, अगर आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे है तो सस्पेंड नहीं होगा। उसके बाद 44th अमेंडमेंट में और क्या चेंजेस किए गए थे
कि आपको जो है कैबिनेट का अप्रूवल लेना होगा, 1 महीने के अंदर उसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। अगर नहीं करा पाए तो एमरजेंसी हट जाएगी। उसके बाद हर 6 महीने को के अंदर जो है इसका कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने शुरू में एमरजेंसी लगाई तो आप उसको वो 6 महीने के लिए लगाओगे। फिर आप क्या करोगे, पार्लियामेंट से अप्रूवल लोगे, फिर उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दोगे, फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल लोगे, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दोगे। तो ऐसे आप इसको कब तक एक्सटेंड कर सकते हो? द आंसर इज़ आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, पूरा अनलिमिटेड टाइम के लिए है और आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है। इसको जो है स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है या फिर इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। इसको प्रेसिडेंट रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो गवर्नर होता है, सीएम होता है, हमारा जो हमारा सीएम होता है, सीएम को हटा के जो है गवर्नर के पास कंट्रोल आ जाता है। और गवर्नर के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। प्रेसिडेंट को कौन गाइड करता है? प्रेसिडेंट को गाइड करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनडायरेक्टली मतलब हमारा जो है इन्हीं के हाथ में पावर आ जाती है। तो दोबारा बताती हूँ, हमारे सीएम है, सीएम को हटा दिया जाता है, पावर किसके पास आ जाती है? सारी गवर्नर के पास आ जाती है। गवर्नर किसकी सुनता है? गवर्नर सुनता है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट सुनता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो इनडायरेक्टली जो है इनकी चलती है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर की रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कि इसको जो है आप अप्रूव करते हो, आपको अप्रूव कराना होता है 2 महीने के अंदर। कि मान लीजिए आपने स्टेट इमरजेंसी लगा दी तो 2 महीने के अंदर आप इसको अप्रूव कराना है। जैसे कि हमने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी के अंदर आपको क्या करना था, नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो है आपको 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से इसको अप्रूव कराना था। लेकिन स्टेट इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं है, आपको 2 महीने के अंदर इसमें अप्रूव कराना होगा। और एक्सटेंड कब तक कर सकते हैं? वही इसको भी आप, जैसे आपका था ना, शुरू में आप 6 महीने के लिए लगाओगे, फिर 6 महीने के लिए लगाओगे, तो आप इसको कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं? इसको आप मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए। कितने साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं जी? आप इसको 3 साल के एक्सटेंड कर सकते हैं। बट आपको अगर इसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो इसके पीछे आपकी 2 कंडीशंस रहेंगी। पहली कंडीशन क्या है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तब। दूसरा, आप इसको कब एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बोल दिया है कि भाई उस स्टेट के अंदर जो है इलेक्शन कराना मुश्किल हो रहा है, हमारे बस की बात नहीं है अभी, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। उस केस में आप इसको फिर 6 महीने के लिए, ऐसे करते करते 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो है एक डोरमेंट पावर है, यानी कि इसको कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। 1991 में थोड़ा सा मतलब ऐसा खतरा हो रहा था कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है तो ये लगाना पड़ सकता है, बट हमने इसको नहीं लगाया था। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टेट के पास जो है सारा फाइनेंशियल कंट्रोल चला जाता है, सारा स्टेट्स का कंट्रोल भी जो है उसके पास चला जाता है, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स के केसेस में। और इस टाइम पे जो है आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज़ वगैरह भी कम की जा सकती हैं, इवन जजेस की सैलरी तक भी इसमें कम की जा सकती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 352 वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे लगाया जा सकता है 3 केसेस में। पहले 2 में 19 जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको 6 महीने के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 महीने और अनलिमिटेड टाइम के लिए। इसको भी आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए। इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, सॉरी, इसका मतलब कोई डेफिनेट टाइम पीरियड ही नहीं होता है। यू कैन रिवोक इट एनी टाइम, कि पार्लियामेंट जब चाहे इसको हटा सकती है। और जब वो इसको लगाती है तो ऐसे नहीं बताती है मैंने 6 महीने के लिए लगाया, 4 महीने के लिए लगाया। ये होता है कि भाई जब आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी हम इसको हटा देंगे, तब तक ये लगी रहेगी। तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है। और इसको अब तक 3 बार लगाया गया है, इसको 100 से भी ज़्यादा बार। तो जो हमारे अम्बेडकर जी थे ना, उन्होंने कहा था कि ये एक डेड लेटर होना चाहिए। डेड लेटर होना चाहिए मतलब कि भाई हाँ लेटर है, पढ़ा है, पर इसको यूज़ करना ना पड़े, इसको खोलना ना पड़े कभी लेटर को, कि मतलब इसको हमें कभी यूज़ नहीं करना है। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होगी ना तब इसको यूज़ करेंगे। पर आप देख रहे हो इसको 100 से भी ज़्यादा बार यूज़ किया गया है, तो कैसे इसको जो है मिसयूज़ किया गया है, एक तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको आज तक यूज़ ही नहीं किया गया है। तो है कि आप मुझे ये बताइए, ये जो स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356, इसका सबसे पहला यूज़ कहाँ पे किया गया था? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, पंजाब, हरियाणा या फिर केरला। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं
So please ask me in the comment section, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.